नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 27 फरवरी 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बिना आपका समय खराब किए सीधे हम आज की इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है उनके ऊपर चलते हैं। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, हमारा ये इनिशिएटिव जो हमने शुरू किया था 6 जनवरी को, और हमने प्लान ये किया था कि इस इनिशिएटिव में हम मंडे टू फ्राइडे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही सैटरडे और संडे में जो न्यूज़ होगी उनको डिस्कस करेंगे हम मंडे और ट्यूसडे में। साथ ही डेली की न्यूज़ के साथ में हम एक या दो इस तरह के आर्टिकल इंक्लूड करेंगे जिनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, जिनसे अगर आप आरएएस परीक्षा के लिए प्रिपेयर करें तो आरएएस मेंस के लिए आपके एक बेस बने, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बने, आपकी एक कैपेसिटी बने, ताकि आप जो ओपन एंडेड क्वेश्चन, जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर कर सके। हमारा ये इनिशिएटिव बहुत ही शानदार चल रहा है। उम्मीद करता हूँ अगर जो लोग भी आप कंटिन्यू इसमें बने रहेंगे, निश्चित तौर पे आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी और आप जब भी जिस भी एग्जाम में बैठेंगे आप अपने आप को बेहतर स्थिति में पाएंगे। साथ ही मैं आज एक वेल एस्टेब्लिश कोचिंग के एक डायरेक्टर को सुन रहा था। वो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं और मैं आज दिन तक ये समझता आया था कि करंट अफेयर्स में राजस्थान में सबसे अच्छी जो मास्टरी है वो उनकी है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे, जो कि इकोनॉमिक सर्वे के भी स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। और उसमें भी वो एक बात बोल रहे थे कि आज मान लो अगर जून में प्री होता है तो आपको अभी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 3 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, ठीक है। और अगर आपका इस साल प्री देने का प्लान नहीं है तो आप करंट अफेयर्स मत पढ़िए, समय खराब मत कीजिए। मैं उनसे सहमत नहीं करता। मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स ऐसी चीज है जो अब 3 महीने, जो आरपीएससी जैसे पहले काम चल जाता था, अब 3 महीने से काम नहीं चलेगा। आपको 10 से 12 महीने का करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, उन पे अपनी अंडरस्टैंडिंग भी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। साथ ही जो बच्चे जिनको स्पेशली आरएस के लिए पढ़ना है, वो चाहे पेपर 3 साल बाद दे या 4 साल बाद, उनको करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। जब तक वो करंट को स्टैटिक से करेक्ट करके पढ़ना नहीं सीखेंगे तब तक उनका आने वाले टाइम में जिस तरह का मेंस चुनौतीपूर्ण होने वाला है, उनका मेंस क्लियर नहीं होगा और सिर्फ प्री पास करना आपका उद्देश्य नहीं हो सकता। तो ये थोड़ी सी बात थी, इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे कभी। तो चलिए, आज आपका समय ना लेते हुए ज्यादा हम सीधा बात कर लेते हैं हमारे आज की न्यूज के बारे में। सबसे पहले जो इजराइल के बारे में आपको पता है, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, वो इजराइल की यात्रा पे हैं। और पहली जो यात्रा थी उनकी 2017 में थी और अभी 2026 में उनकी सेकंड यात्रा हो रही है। और ये पहली बार इंडिया के पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इजराइल की यात्रा की। इनसे पहले कोई भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इजराइल की यात्रा पे नहीं गया था, ठीक है। चलिए, तो हमने बात कर ली थी कल हल्की सी। आज जो डेवलपमेंट है, एक तो इजराइल का जो सर्वोच्च सम्मान है, यानी सर्वोच्च संसदीय सम्मान, वो मोदी जी को मिला है, ठीक है। हमने कल याद रखा था आपको कैनेसेट, जो कि इजराइल की संसद का नाम है, और हमने कल इसके बारे में बात भी करी थी कि यह नाम आपको याद रखना है, यानी इजराइल की संसद का नाम। अभी जो सम्मान मिला है, और ये इजराइल का सबसे बड़ा संसदीय सम्मान है, स्पीकर ऑफ द कैनसेट कैनेसेट मेडल। स्पीकर ऑफ द कैनेसेट मेडल, ये सम्मान मिला है। और ये पहले भारतीय और पहले वैश्विक नेता है जिनको ये सम्मान दिया गया है। यानी इजराइल की जो संसद है उसका स्पीकर ऑफ द कैनेसेट अवार्ड जो है वो मोदी जी को मिला है। और ये भारत और वैश्विक रूप से पहले नेता है जिनको ये सम्मान मिला है। साथ ही 2018 में फिलिस्तीन का जो सर्वोच्च सम्मान है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, ठीक है। फिलिस्तीन इसमें नाम है, समझ जाएंगे आपकी फिलिस्तीन का है ये भी। और मोदी ऐसे पहले नेता है जिनको फिलिस्तीन और इजराइल दोनों से सम्मान मिला। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। एक्चुअली आपका इजराइल और जो फिलिस्तीन है, ये दोनों 1948 से ही एक दूसरे के धूर विरोधी रहे हैं, ठीक है। ये इसी प्रकार है जैसे आप इंडिया या पाक को मान सकते हो। और आप सोच के देखिए, कोई भी कंट्री दोनों देशों में अगर समान महत्व हासिल करे तो ये उस व्यक्ति के लिए, उस लीडर के लिए, जिस देश से वो लीडर आता है, दोनों के लिए सम्मान की बात है। तो आप याद रखेंगे, स्पीकर ऑफ द कैनेसेट अवार्ड मोदी को इजराइल की संसद ने दिया है, जो कि इजराइल की संसद का सर्वोच्च सम्मान है, जो कि दुनिया के और भारत के पहले वैश्विक ऐसे नेता है जिनको ये सम्मान मिला है। 2018 में उनको फिलिस्तीन का भी ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड मिला था। और दोनों देशों का जो अवार्ड हासिल करने वाले ये दुनिया के पहले नेता है, ठीक है। चलिए आगे, एक जीरो प्राइस करके एक इनिशिएटिव भारत सरकार ने शुरू किया प्रदूषण को कम करने के लिए। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आपको पता है एनवायरमेंट से जुड़े हुए जो भी इस तरह के इनिशिएटिव होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। और एनवायरमेंट हमारे आज पूरी दुनिया में एक ज्वलंत मुद्दा है।
इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जीरो प्राइस क्या है? प्रदूषण को कम करने के लिए देश का पहला परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार है। देखिए ये पुरस्कार केंद्र सरकार ने शुरू किया है और केंद्र सरकार ने बोला है कि तीनों ही कैटेगरी वायु, जल और भूमि प्रदूषण को कमी लाने के मामले में अगर कोई भी इस तरह का इनोवेटिव नवाचारी प्रोजेक्ट लेके आएगा तो उसको हम 1-1 करोड़ रुपए सेपरेट पुरस्कार देंगे। तो याद रखेंगे जीरो प्राइस क्या है? जीरो प्राइस है प्रदूषण में कमी, चाहे वो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो या भूमि प्रदूषण हो। तीनों में अगर कोई इस तरह का प्रोजेक्ट लेके आता है जिससे इसमें कमी होती है तो 1-1 करोड़ रुपए हर श्रेणी में ये पुरस्कार दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट नहीं है पुरस्कार कितना मिलेगा, इंपॉर्टेंट है जीरो प्राइस। सीधा पूछा जा सकता है कि ये एक पर्यावरण पुरस्कार है। ठीक है, आगे आपको पता है भारत और अमेरिका के बीच में एक सैन्य अभ्यास हो रहा है वज्र प्रहार। आपको पता है इस तरह की जो इंटरनेशनल एक्सरसाइज होती है, जो दो देशों के बीच में होती है, दो देशों के मिलिट्री के बीच में होती है, अक्सर इस पे सवाल पूछे जाते हैं। तो वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज है वो किन किन के बीच में? अमेरिका और इंडिया के बीच में हर 2 साल में होती है। पिछली जो हुई थी वो अमेरिका में हुई थी और अभी हो रही है जो कि हिमाचल प्रदेश इंडिया में हो रही है। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, कब से कब तक है? 24 फरवरी से 16 मार्च। हल्का सा आप देख लेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। याद रखेंगे वज्र प्रहार एक्सरसाइज किस देश के साथ होती है? तो अमेरिका और इंडिया के बीच में होती है। और हमारे 45 जो जवान है वो स्पेशल सॉरी स्पेशल फोर्स के और ग्रीन बैरेट्स जो है यूएसए उसके 12 जवान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए आपको पता है जो सर्वाइकल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर जो वुमन में है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है और इंडिया में जो वुमन कैंसर है उनमें सेकंड सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है। कौन सा? सर्वाइकल कैंसर। और इसी सर्वाइकल कैंसर के लिए एचपीवी एक वैक्सीन जो है बनाई है और इसका अभियान चलाया जा रहा है। क्या है इसमें? सरकार 14 वर्ष तक की लड़कियों के लिए मुफ्त एचपीवी वैक्सीन गार्डासिल 4 अभियान चला रही है, जिसमें गार्डासिल 4 है अभियान का नाम और वैक्सीन है एचपीवी वैक्सीन, जो कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए काम में आती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए आगे एक बिजली की क्षमता, इंपॉर्टेंट नहीं है डाटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है इतना सा याद रखना कि अभी जो इंडिया की टोटल जो एनर्जी हम उत्पादन करते हैं उसमें 51% जो हिस्सा है वो नवीकरणीय ऊर्जा से आता है और 49% जो है हमारी परंपरागत जो ऊर्जा है, कोयला या पेट्रोलियम, उससे आता है। 51% नवीकरणीय कौन सी? सौर ऊर्जा, आपकी वायु ऊर्जा या फिर आपकी न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल, हाइड्रो या न्यूक्लियर, इससे आता है 51%। तो इतना सही डाटा आप याद रखेंगे। आगे एक वर्ड है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। देखिए मैं समझाता हूँ। स्टेटमेंट का मतलब होता है वक्तव्य। क्या होता है? वक्तव्य। ऑफ आप समझते हैं, इंटेंट का मतलब होता है, इंटेंट आप जिस चीज को बोलते हैं, जैसे इंटेंट दिखाना यानी कि नियत दिखाना, तो ये नियत के उसमें नहीं है, मतलब एक दिशा दिखाना, दिशा आप इसको मान सकते हैं। यानी एक एक मनोकामना दिखाना, एक मन की इच्छा दिखाना। इच्छा एक अच्छा वर्ड है, इच्छा दिखाना यानी वक्तव्य, एक इच्छा दिखाते हुए किसी डायरेक्शन में। ये क्या होता है? एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें दो देश या संस्था किसी भविष्य में होने वाले सहयोग पे मंशा जाहिर करते हैं। मान लो दो देशों के राष्ट्रपति मिले, मान लो इजराइल और अमेरिका के राष्ट्रपति मिले, इन्होंने कि यार हम मिसाइल टेक्नोलॉजी में तो अच्छा हमारा आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, डिफेंस में अच्छा कोऑर्डिनेशन है, हम स्पेस में भी आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे। बट अभी कोई फॉर्मल उनके बीच में कोई संधि नहीं हुई है, फॉर्मल कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन नहीं हुआ है, बस उन्होंने इंटेंट जाहिर किया है, दोनों देशों ने एक इच्छा जाहिर करी है। तो क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट दोनों के बीच में मतलब एक हो जाएगा, यानी कि हम आने वाले फ्यूचर में इसके बारे में और आगे बात करेंगे और जो इंपॉर्टेंट अगर कोई डेवलपमेंट होगा तो हम इसमें करेंगे और इस सेक्टर में पर्टिकुलर हम मिलके काम करेंगे। ठीक है, ये कानूनी समझौता नहीं होता, यानी कोई बाध्य नहीं है, इस पे बाध्यकारी नहीं है ये दोनों ही देशों के लिए। ये बस एक मंशा जाहिर करी है इन्होंने कि हम इस फील्ड में आने वाले टाइम में सहयोग करेंगे। जैसे भारत और स्वीडन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जारी किया, यानी हम इसमें अब एक दूसरे का सहयोग करेंगे। समझ गए आप? तो समझेंगे आप स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट का मतलब क्या है, ये आप समझ चुके हैं। चलिए आगे आगे है मोदी जी की 28 फरवरी यानी कि कल अजमेर में एक सभा हो रही है। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सिर्फ एक चीज है, 21,800 जो रोजगार है वो नियुक्ति पत्र युवाओं को दिए जा रहे हैं। और एक बात हमें माननी पड़ेगी, स्पेशली ये जो बीजेपी गवर्नमेंट इस बार सेंटर में आई है, स्पेशली आरपीएससी की जो कार्यप्रणाली है उसमें निश्चित तौर पे एक सुधार आया है। तो ये आपके लिए एक राहत की बात हो सकती है एज एस्पिरेंट कि वो अच्छा कार्य कर रही है। बाकी ये न्यूज उस तरह से हमारे लिए काम की नहीं है, ये हमारे लिए काम की न्यूज है। वायु शक्ति जो है 2026 ये बड़ी एक्सरसाइज हो रही है एयरफोर्स की। ठीक है, देखो एयरफोर्स क्या करती है इसमें कि अपनी जो एयर पावर है उसका प्रदर्शन करती है, यानी इसमें हमारी एक तो प्रैक्टिस हो जाती है और दूसरा हम अपने
जो दुश्मन देश है उनको एक क्लियर मैसेज देते हैं कि हम एयर वारफेयर में मजबूत है। तो हमारी एक्सरसाइज हो रही है। पहली चीज आपको याद रखनी है, हो कहाँ रही है, जैसलमेर के पोखरण में हो रही है। तो ये आपको पहली चीज याद रखनी है कि वायु शक्ति 2000 जो है वो कहाँ हो रही है, जैसलमेर के पोखरण में हो रही है। यहाँ एक हमारा प्रचंड हेप्टर है यानी हेलीकॉप्टर है जो कि स्वदेशी रूप से विकसित है। ठीक है, इसमें उड़ान भरेगी हमारी मुर्मू, जो हमारी राष्ट्रपति जी है वो प्रचंड में उड़ान भरेगी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रचंड क्या है। प्रचंड हमारे भारत का स्वदेशी, हमारी खुद की तकनीक से हमारे देश के अंदर ही निर्मित हमारा एक हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है प्रचंड। ठीक है, और ये आज सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। पोखरण जो हमारी फील्ड फायरिंग रेंज है उसमें वायु शक्ति 2026 का अभ्यास हो रहा है और मुर्मू जी हमारी प्रचंड में बैठ के हवाई निरीक्षण करेंगे। उद्देश्य क्या है, फायर पावर का प्रदर्शन करना, जिसमें लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, मिसाइल प्रणालियों की मारक क्षमता दिखाई जाती है। बेड़े में राफेल है हमारा, सुखोई है, MKI, मिराज 2000 है, जगुआर है, तेजस के साथ साथ 77 फाइटर जेट और 43 हेलीकॉप्टर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। क्या आपको ये याद करना चाहिए? बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वायु शक्ति जो 2026 है वो कहाँ पे हो रही है, पोखरण में हो रही है। और प्रचंड जो हमारा एक हेलीकॉप्टर है, ये याद नहीं रखना है कि मुर्मू जी ने इसमें उड़ान भरी, हमें ये याद रखना है कि प्रचंड क्या है। प्रचंड जो है हमारा एक स्वदेशी रूप से विकसित हमारा हेलीकॉप्टर। आगे आपको पता है, एक मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या होता है हमारे स्टेट के स्तर पे। ठीक है, जैसे इलेक्शन होता है, MLA चुन के जाते हैं, उन MLA में से एक व्यक्ति जो है वो आपका CM बन जाता है, प्लस 20-25 जो भी अप टू 15% जो स्ट्रेंथ है वो आपके बन जाते हैं मिनिस्टर। ठीक है, अब मिनिस्टर्स के काम करने के लिए क्या होता है, मंत्रालय। ठीक है, लगभग सभी मिनिस्टर्स को एक मंत्रालय अलॉट होता है। ठीक है, आपके जो मंत्रालय है इनकी लोकेशन कहाँ है, मैक्सिमम आपकी जयपुर में। ठीक है, मैक्सिमम क्या, लगभग सभी। ठीक है, लेकिन क्या मंत्रालय, एक मंत्रालय के लिए संभव है कि वो पूरे राजस्थान में एक तरह से अपना कार्य करे? तो इस प्रशासनिक सहूलियत के लिए क्या बनाया जाता है, निदेशालय बनाया जाता है। ठीक है, निदेशालय यानी यह मंत्रालय के काम का एक सब सेक्शन हो गया। और ये निदेशालय बनाए जाते हैं अदर देन, मतलब जयपुर में भी और जयपुर से बाहर भी, ताकि आपको पता है स्टेट हमारी जो ज्योग्राफी है, हमारी जो बाउंड्रीज है राजस्थान की, काफी बड़ा प्रदेश है, उस हिसाब से ये निदेशालय बनाए जाते हैं ताकि बेहतर कोऑर्डिनेशन किया जा सके, ताकि किसी पॉलिसी का बेहतर क्रियान्वयन किया जा सके और जो भी नागरिक है उनके लिए एक पहुंच सुनिश्चित हो सके। आप सोच के देखिए, एक जोधपुर का व्यक्ति है, उसके लिए जयपुर पहुंचना किसी मंत्रालय के काम से, या फिर अगर निदेशालय अगर जोधपुर में स्टैब्लिश कर दिया तो पूरे के पूरे पश्चिमी राजस्थान के लिए क्या है, एक सहूलियत हो जाती है। तो इसी तरह एक नए निदेशालय का जो है गठन किया जा रहा है। निदेशालय का नाम क्या है, राजस्व, आसूचना और आर्थिक अपराध निदेशालय। नाम याद रखेंगे आप, राजस्व, आसूचना, आर्थिक अपराध। राजस्व से मतलब हमारा रेवेन्यू से संबंधित यानी कर वगैरह से संबंधित कुछ बात होगी। आर्थिक अपराध से मतलब है कि आजकल जो जिस तरह के डिजिटल फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं, यानी ये धोखाधड़ी आप देखते होंगे, साइबर अपराधियों ने पैसा डिजिटल अरेस्ट कर लिया, ये सारी चीजें किसमें आती है, अपराध, आर्थिक अपराध में। तो ये जो इसका मुख्यालय है वो जोधपुर में बनाया जा रहा है। सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप इसको, अगर आप मेरे से पूछेंगे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स में इसको दूंगा, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। आगे क्या है, वाणिज्य कर, आबकारी, परिवहन, मुद्रांक, खनिज जैसे जो सेक्टर है, इनमें जो राजस्व लीक है, यानी इसमें जो राजस्व की चोरी होती है उसको रोकना इनका पहला कार्य है। दूसरा, अगर कोई धोखाधड़ी होती है बैंकिंग बीमा में, फर्जी दस्तावेज, नौकरी या सहकारी समितियों के घोटाले, इन पर भी ये नियंत्रण रखेगा। कौन, ये निदेशालय, राजस्व, आसूचना और आर्थिक अपराध निदेशालय, जिसका गठन कहाँ किया जा रहा है, आपका जोधपुर में किया जा रहा है। राइट, याद रखेंगे। आगे इसी के साथ में आप याद रख लेंगे कि ग्लोबल एक कैपेसिबिलिटी सेंटर बनाया जा रहा है, यानी वैश्विक क्षमता का एक सेंटर बनाया जा रहा है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। कहां पे, जयपुर में, टोंक रोड स्थित। इतना ही याद रखना है, कितने रुपए, कितना क्या अलॉट हुआ, नथिंग इंपॉर्टेंट। आपके लिए सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कहां बन रहा है, आपका जयपुर में बन रहा है। आगे आप चलेंगे औद्योगिक निवेश के लिए नीम का थाना में ये पर्टिकुलर कोई निवेश हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे इंपॉर्टेंट है कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय दूसरा कहां बन रहा है, राजस्थान का अजमेर में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहां पे बनने जा रहा है। तो वो बनने जा रहा है, मैं आपको बताता हूँ, जोधपुर में, और दूसरी जो घोषणा हुई है वो अजमेर में। ये दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कहाँ बन रहा है, जयपुर में बन रहा है। जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय है वो दूसरा अजमेर में बन रहा है। पहली घोषणा हो चुकी है जोधपुर में, जो कि बन रहा है वहां पे, लगभग बनने वाला है। ठीक है, और एक राजस्व, आसूचना और आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन हो रहा है, जो कि कहाँ हो रहा है, जोधपुर में हो रहा है। राइट, ये तीन बातें आपको इस आर्टिकल में याद रखनी है।
आगे चलते हैं अपन। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेके एक आर्टिकल है दैनिक भास्कर का, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जस्ट भूमिका बता देता हूँ। देखो क्या होता है, आपकी एनसीईआरटी आप जानते होंगे, जो आपके बुक्स का निर्माण करने वाली संस्था है, यानी हमारी एजुकेशन से जुड़ी हुई हमारी केंद्र सरकार की संस्था है। इसकी 8th की बुक में एक टॉपिक है न्यायपालिका। ठीक है, ये न्यायपालिका टॉपिक तो पहले से ही था, लेकिन अभी इस टॉपिक में कुछ चेंज किए हैं और चेंज करके न्यायिक भ्रष्टाचार के बारे में इसमें बात की गई है। ठीक है, अब जब ये न्यायिक भ्रष्टाचार के बारे में बात की गई, सुप्रीम कोर्ट में जब इस बात का संज्ञान में लिया, तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने ये बोला है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि ये गलत बात है, गलत नियत से किया गया है और आप इस चैप्टर को हटाइए। इसमें किसी की इंटेंशन हो सकती है जो कि न्यायपालिका को बदनाम करने की बात है। तो इससे जुड़ा हुआ आर्टिकल है, इसमें क्या क्या मुद्दे हम इसमें समझते हैं। 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ये कितना सही है कि भ्रष्टाचार, लंबित मुकदमों की बड़ी संख्या और न्यायाधीशों की पर्याप्त कमी प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों में शामिल है। तो ये तो सिंपल बात है, इतनी बात जाननी भी चाहिए। और आप मान के चलिए आज पूरे इंडिया में 5 करोड़ केस पेंडिंग है। आप समझ के देखिए, इन 5 करोड़ में से कितने बेगुनाह होंगे जिन पे गलत मुकदमे दर्ज हुए हैं और उनका आज तक कभी कोई फैसला नहीं आया है। ठीक है, और एक चीज बोली जाती है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय में देरी न्याय में कोताही है, मनाही है, यानी न्याय देरी से मिलना न्याय नहीं मिलने के बराबर है। तो अगर यहाँ पे भ्रष्टाचार और लंबित मुकदमों की बात की है या न्यायाधीशों की पर्याप्त कमी की बात की है, तो इसमें गलत क्या है। आगे जो सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश है, उन्होंने एनसीईआरटी की नई पुस्तक में हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका वाले शीर्षक में आपत्ति जताते हुए इसको एक चाल बताया है और उस अध्याय को हटाने की बात कही है। ठीक है, अब आगे जो भी हो, यदि ऐसा होता है इसे न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का प्रश्न ओझल होने वाला नहीं है। देखिए, यहाँ राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई ठीक है, आपने ये चैप्टर हटा दिया, लेकिन न्यायपालिका की जो वास्तविक स्थिति है वो तो आपको समझनी पड़ेगी। आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके न्यायपालिका में 5 करोड़ केस पेंडिंग है, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, किस स्पीड से काम कर रहे हैं। दूसरी ओर, अगर इतने केस पेंडिंग है, उसके बाद जस्टिस वर्मा, एक दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज है, उनके घर पे जले हुए 500 के हजारों लाखों की संख्या में नोट मिले हैं, तो आप उस पर अभी महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वो भी सेवा कर रहे हैं। तो ये सब मुद्दे इस तरह के कि आप इन पे आंखें बंद नहीं कर सकते। और भी कई सारे जजेज हैं जिन पे करप्शन के चार्जेस लगे हैं, लेकिन चलो महाभियोग की प्रक्रिया किसी वजह से पूरी नहीं हो पाई, लेकिन इसका मतलब डिनाई तो नहीं किया जा सकता ना कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं है। आगे यही यशवंत वर्मा की बात जो हमने बात करी, अनेक मामले ऐसे सामने आ चुके हैं और महाभियोग की प्रक्रिया भी पूरी नहीं है, इसलिए वो पद पे बने हुए हैं। आगे भ्रष्टाचार के कारण अन्य न्यायाधीश भी कटघरे में खड़े हो चुके हैं और न्याय ऐसा नहीं हो सकता कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है ही नहीं। ठीक है, आगे बोलते हैं कि एनसीईआरटी ने ऐसा क्या सोचकर किया होगा, ये इस बारे में तो हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, और उन्होंने आगे ये भी बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश पूर्व गवई जो साहब है, उनके कथन का उल्लेख भी किया है, जहां गवई साहब ने ये बोला था कि न्यायपालिका के भीतर जो भ्रष्टाचार की घटनाएं हैं उनसे जनता के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस बात को भी उन्होंने कोट किया है। तो राइटर इस आर्टिकल में ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई इससे एनसीईआरटी की क्या इंटेंट रही है वो तो समझ में नहीं आता, लेकिन एक सवाल फिर खड़ा करते हैं कि एनसीईआरटी ने न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के बारे में तो बात करी, बट क्या उन्होंने कार्यपालिका यानी मंत्री एंड पीएम इनके बारे में बात करी? क्या विधायिका में भ्रष्टाचार के बारे में बात करी? क्या इनके बारे में भी विस्तार से बताया गया? तो जवाब है नो, नहीं की गई। आगे बोलते हैं कि भ्रष्टाचार व्यवस्था में किसी एक अंग तक सीमित नहीं है, ये व्यवस्था के हर अंग में व्याप्त है और चिंता की बात है कि लगाम इस पे लगती दिख नहीं रही है। ठीक है, आगे ये बोलते हैं कि भ्रष्टाचार के बारे में न्याय स्कूली बच्चों को जो ये बुक में लिखा गया, इससे किसके हित की पूर्ति हो रही है ये तो हमें समझ नहीं आता, लेकिन हर क्षेत्र में यानी कि न्यायपालिका के साथ में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में भी भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने की जरूरत है। ये सारा आर्टिकल था। आगे एक डिसीजन के बारे में बात करते हैं और ये भी न्यायपालिका से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए, एक एंगल हमने देखा है कि न्यायपालिका में किस तरह भ्रष्टाचार और इन सब चीजों को लेके और क्या इश्यूज है उन पे हमने बात कर ली। दूसरी बात कि न्यायपालिका कैसे मजबूत कर सकती है हमारे लोकतंत्र को, लोकतंत्र में न्यायपालिका की कितनी बड़ी भूमिका है, इस बारे में भी ये राइटर, ताकि आपको एक बैलेंस अप्रोच मिले, एक दोनों पहलू मिले, आप कहीं भी अपने दिमाग को बंद ना करें। कोई भी ओपिनियन अगर आपको मिलती है तो उसको आप फाइनल ओपिनियन मान के ना चले, उस पर सोचें, विचार करें, उसके बाद अपनी खुद की ओपिनियन बनाएं। तो यह है कि लोकतंत्र में भरोसा बढ़ाने वाला एक न्यायपालिका का निर्णय है जिसके बारे में बात की जा रही है। मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या होता है,
SIR एक चल रहा है जिसके बारे में आपने सुना होगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये जो हो रहा है, हमारी जो मतदाता सूची है, ठीक है, इस मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण हो रहा है, यानी इस पे दोबारा से एक प्रक्रिया चुनाव आयोग चला रहा है। इस प्रक्रिया के तहत मामला यह है कि भाई अगर कोई व्यक्ति मान लो 2 जगह नाम है तो उसका एक जगह से काटा जाए। अगर कोई व्यक्ति फिजिकल रूप से अवेलेबल नहीं है, जिस जगह पे उसका नाम पर्ची उसकी मतदाता सूची में उसका नाम है, तो उसका नाम काटा जाए। ये पूरे देश में चल रही है। तो इस तरह से क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में 45 लाख जो नाम है वो काटे गए। ठीक है, इसको लेके वहां की बंगाल की जो सरकार है, जो राज्य सरकार है, वर्सेज हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये दोनों आमने सामने थे। और सरकार ये आरोप लगा रही थी इलेक्शन कमीशन पे कि भाई आपने इस पे धांधली करी है और ये सारी चीजें। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये बोला है कि हम इसकी प्रॉपर जांच कराएंगे और न्यायिक अधिकारी इसके लिए लगाएंगे। इस बात का स्वागत इस आर्टिकल में राइटर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई कमी रहती है तो हम जो पड़ोसी उड़ीसा और झारखंड है वहां से भी न्यायिक अधिकारी इस प्रक्रिया में लगा देंगे। तो चलिए अपन इस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं कि ये जो निर्णय है अभूतपूर्व है। बंगाल के मतदाता सूची से जुड़े विवादित दावों को निपटाने के लिए न्यायिक अधिकारियों की मदद लेने का ऐतिहासिक आदेश दिया, जिसके बारे में हमने बात कर ली। आगे ये भी बोला है कि अगर जरूरत पड़ती है तो उड़ीसा और झारखंड के न्यायिक अधिकारी भी बंगाल में लगाए जा सकते हैं। ये तो हमने जो बात करी उसके बारे में बात होगी। ठीक है, आगे यह हस्तक्षेप केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया को गति देने का उपाय नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की उस मूल आत्मा की रक्षा का संवैधानिक संकल्प है। तो यहाँ पे राइटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो जवाबदेही और जिस तरह का डिसीजन दिया उसको बड़ा ही अच्छे तरीके से उसको सराहनीय कार्य बता रहे हैं कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक जो प्रक्रिया चल रही थी उसको गति देने का ही काम नहीं है, ये लोकतंत्र की मूल आत्मा की रक्षा का संवैधानिक संकल्प है। आपको समझ आएगा आगे इस आर्टिकल में कि ये क्यों मूल आत्मा की रक्षा का संवैधानिक संकल्प है, क्योंकि आधार प्रत्येक नागरिक का निर्बाध और सुरक्षित मताधिकार है। देखिए हमारा लोकतंत्र का बेस ही हमारा इलेक्शन जो प्रोसेस है वो है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारा मत देना। और अगर किसी एक भी व्यक्ति का अगर गलत तरीके से अगर मतदाता सूची से नाम कटता है तो ये हमारे लिए सोचनीय बात है, और इतनी गंभीरता से जो सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया ये बड़ी अच्छी बात है। आगे, जब मतदाता सूची जैसे मूल दस्तावेज की सूची था, यानी इसकी निष्पक्षता पे जब सवाल उठते हैं, ठीक है, और लाखों नागरिकों की लोकतांत्रिक पहचान पर जब संशय होता है, यानी जब एक डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तो उस विश्वसनीयता को, लोकतंत्र की विश्वसनीयता को स्थापित करने में न्यायपालिका की बड़ी भूमिका और एक प्रयास जो है उन्हें निर्णायक बन जाता है। आगे राइटर बोलते हैं कि लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति चुनाव में नहीं है, यानी इलेक्शन में नहीं है। हम देखें कि इलेक्शन करवा दिए, मान लो हर 5 साल में इलेक्शन हो रहे हैं, बट वो उस विश्वास में निहित होती है जिसके साथ नागरिक चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यानी उस नागरिक को अपने मन में कितना भरोसा है कि यह प्रक्रिया बहुत ही निष्पक्ष तरीके से हो रही है और मैं जो वोट दे रहा हूं उसका वाकई में एक रिजल्ट डिलीवर होगा। ठीक है, और ये विश्वास जो प्रारंभ होता है मतदाता सूची से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, मतदाता सूची की जो सूचिता है, यानी मतदाता सूची की जो फेयरनेस है, मतदाता सूची की जो निष्पक्षता है, वो लोकतंत्र की वैधता का आधार है। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज राइटर इसमें बोल रहे हैं। आगे एक डिसीजन की बात की जाती है, और मैं आपको बता दूं ये डिसीजन आप कहीं भी कॉपी में नोट कर लीजिए। जब भी अगर मतदाता सूची या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या संवैधानिक नैतिकता, इन सब की जहां भी बात होगी, आप इस जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, इसके बारे में इसका रेफरेंस वहां दे सकते हैं। याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में लक्ष्मी चरण सेन बनाम हसन लिख दीजिए आप सीधा, AKM हसन, यानी AKM हसन। ठीक है, ये जो मामला था 1985 का, लक्ष्मी चरण सेन बनाम AKM हसन 1985 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि मतदाता सूची की जो शुद्धता है चुनाव की वैधता की आधारशिला है। यानी हमारी लीगेसी जो है इलेक्शन की वो डिपेंड करती है कि मतदाता सूची कितनी शुद्ध है, यानी वो कितनी ट्रांसपेरेंट तरीके से, निष्पक्ष तरीके से तैयार की गई है। ठीक है, और 45 लाख का जो मामला वो हमने आगे डिस्कस कर लिया। आगे 4 आर्टिकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। एक तो आर्टिकल 326, ये हमें मताधिकार के प्रयोग का राइट देता है, यानी जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर आयु का है उसको मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे किसी और जेंडर का हो, उसकी आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए। उसको आर्टिकल 326 के तहत हमारा संविधान क्या प्रदान करता है, मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है।
आर्टिकल 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करता है, इलेक्शन कमीशन को ये शक्ति देता है कि आप निष्पक्षता से चुनाव करवाइए। ठीक है, 324 हो गया, 326 हो गया। आर्टिकल 32 आपको पता, फंडामेंटल राइट की रक्षा के लिए यानी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट वहां पे प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कर सकता है। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को पावर देता है कि आप अपनी शक्ति से मजबूती से इलेक्शन का निष्पक्ष होकर कंडक्ट करवाइए। आर्टिकल 326 प्रत्येक संविधान प्रत्येक नागरिक को जो कि वयस्क है 18 वर्ष से ऊपर आयु का है उसको मताधिकार का अधिकार देता है। और आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट को सीधी पावर देता है कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। और आर्टिकल 142 ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूर्ण न्याय का आर्टिकल है, यानी सुप्रीम कोर्ट को जब भी फील होगी इस मामले में मुझे इंटरफेयर करके एक पूर्ण न्याय की स्थापना करनी चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट वहां पे कर सकता है। तो ये 4 आर्टिकल है, इनको आप नोट बना लीजिए और लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बोलते हैं कि संवैधानिक प्रावधानों की प्रभावशीलता तभी संभव है जब मतदाता सूची पूर्णतः शुद्ध, अद्यतन और विश्वसनीय हो। यानी वास्तविक प्रभावशीलता संवैधानिक प्रावधानों की तभी है जब मतदाता सूची वास्तव में शुद्ध हो, अपडेटेड हो और ट्रस्टेबल हो, यानी विश्वसनीय हो। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने यही किया है आर्टिकल 32 और 142 के तहत इसमें इंटरफेयर करके। ठीक है, चलिए आगे आगे ये बोलते हैं कि जब भी संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए असाधारण कदम उठाना आवश्यक हो तब न्यायपालिका प्रभावी और निर्णायक भूमिका निभा सके, और ये जरूरी है। और इस पूरे मामले में न्यायपालिका ने यही किया है और एक पूरी एक न्यायिक विश्वसनीयता प्रदान की है मतदाता सूची के इस मामले को लेके, क्योंकि जो उन्होंने बोला है न्यायिक अधिकारी जो उन्होंने बोला है जो नियुक्त किए हैं इस पूरी प्रक्रिया को देखने के लिए, तो आप समझिए एक नॉर्मल अधिकारी से ज्यादा न्यायिक अधिकारी में जस्टिस की समझ भी होती है और प्रक्रिया को लेके एक अंडरस्टैंडिंग होती है, जो कि एक अच्छी बात बोली। और यही भारत के संविधान की संस्थागत परिपक्वता का भी उदाहरण है, यानी कि भारत के जो इंस्टीट्यूशन है, भारत के संविधान में जिन संस्थाओं की बात की गई, चाहे वो आपका इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे आपकी सीबीआई हो, और सारी जो चीजें हैं जो की है उनकी परिपक्वता भी इससे दिखाई देती है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय व्यापक और दूरगामी संदेश भी देता है कि भारत में लोकतंत्र केवल औपचारिक व्यवस्था नहीं, एक संरक्षित संवैधानिक मूल्य है, हमारा वैल्यू है ये। यानी डेमोक्रेसी हमारे लिए कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, हमारे लिए एक वैल्यू सिस्टम है जिसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, और हमारी चुनाव प्रक्रिया का प्रत्येक चरण संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हो, यानी हमारा जो वैल्यू सिस्टम है उसके अनुरूप हो। तो ये सारी बात थी, इस आर्टिकल में हमने ये बात करी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा लंबा तो हो गया, आई थिंक ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, बट आपने एंजॉय किया होगा। तो चलिए आपसे विदाई लेते हैं और आप अच्छे से पढ़ते रहिए, 2 दिन आपके पास, अच्छे से एंजॉय करिए, पढ़िए अपनी स्टडी को, और वही बात कि या तो जान लगा दो या फिर जाने दो, और करने से ही होगा, जी जान लगाने से होगा। करते रहिए, हमसे जो बन पाएगा आपके लिए हम करेंगे। बाकी आपकी यात्रा है, आपके सहभागी बन सकते हैं, आप कहीं थक रहे हो तो वहाँ हल्का आपके कंधे पे हाथ रख सकते हैं। बाकी लड़ना आपको है, ये लड़ाई आपकी है, अपनी पहचान बनानी है या अपनी पहचान बदलनी है, सिर्फ आपकी लड़ाई है। जय हिंद, जय भारत।